आज का यह वीडियो 1857 के इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 के बाद से कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से कार्य हुए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सन 1885 से 1947 तक के स्वतंत्रता संघर्ष की अवधि को कौन सा काल कहा जाता है? तो इसे राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण भारत का आंतरिक शासन कमजोर हो गया। अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय परिस्थिति का लाभ उठाकर अन्य यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। फिर भारत के एकमात्र शासक बन गए। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने भारत की दुर्दशा कर दी। भारत गुलामी की जंजीर में पूरी तरह से जकड़ गया। इसके उद्योग धंधे नष्ट हो गए, सामाजिक संगठन पंगु हो गए और सांस्कृतिक जो उसकी थी तार तार हो गई। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति और भी खतरनाक थी। लड़ाइयाँ और छीना झपटी ने भारतीय नरेशों, नवाबों, सेना व जनता को अपना विरोधी बना दिया। इस कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय जागरण प्रारंभ हो गया और भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांति का विस्फोट हुआ। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई, परंतु उसका असली शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई 1947 तक चली, इसलिए 1885 से 1947 तक के स्वतंत्रता संघर्ष की अवधि को राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है 1885 से 1905 तक चला। दूसरा चरण 1906 से 1918 तक चला तथा तीसरा चरण 1919 से 1947 तक चला कि स्वतंत्रता तक चला। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भारत के आधुनिक समाज का सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन ने जनता को जुझारू और आत्म बलिदान की चेतना दी। विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न वर्गों के करोड़ों लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रेरित भी किया। भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और त्याग की शिक्षा दी। उपनिवेशवाद का विरोध, सामाजिक क्रांतिकारी और आर्थिक विकास तथा गरीबों की पक्षधरता की प्रवृत्ति के कारण इस आंदोलन ने जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया, जिसने शक्तिशाली औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जागरण का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय जागरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाने की प्रयास की अनुभूति करना। क्या है? विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाने की प्रयास की अनुभूति करना। विदेशी आधिपत्य, राष्ट्रीय जागरण जो है भारत के आधुनिक युग की घटना है। इसका तात्पर्य है राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण। राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना है जो उस जन समुदाय में पाई जाती है जिनके इतिहास, परंपराएं, आर्थिक हित समान हो और जो राजनीतिक एकता में समान आदर्श रखते हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी देश के जन समुदाय में राष्ट्र के अस्तित्व की चेतना आ जाती है और इस चेतना से जब वे राष्ट्र की राजनीतिक एकता और स्वतंत्रता के बारे में सचेत हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वह जन समुदाय राष्ट्रीय जागरण की स्थिति में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण को कौन सा युग कहा जाता है? इस युग को हम गांधीवादी युग कहते हैं। वर्ष 1919 से लेकर 1947 हमारी स्वतंत्रता तक के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है। इस बीच की अवधि को गांधीवादी युग कहा जाता है। इस अवधि में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से
भारतवर्ष की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था। वैसे तो इस युग में भी कभी कभी हिंसक और उग्रवादी तत्व उभरते रहे हैं, फिर भी इस युग में राष्ट्रीय आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जागरण का प्रस्फुटन भारत के किस आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय जागरण का प्रस्फुटन भारत के सामाजिक और आर्थिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ। भारतवासियों में राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा सबसे पहले धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने ही दी थी। इन्हीं आंदोलनों ने भारतीय में सबसे पहले देशभक्ति और स्वाभिमान का बीज बोया था। धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में व्यापक धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों पर प्रहार किया। इस आंदोलन ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताकर भारतवासियों में देश अभिमान और देशभक्ति की भावनाओं का संचार किया। यही धार्मिक जागरण आगे आने वाली राजनीतिक चेतना का मुख्य कारण बनी। कुछ सामाजिक कारण जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह, बहु विवाह, दास प्रथा का खत्म होने से भारतवर्ष में एक ऐसा वातावरण बन गया जिससे उदारवादी विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिससे भारतीय राष्ट्रीय जागरण को प्रस्फुटित करने में सहायता मिली। अगला क्वेश्चन, वेदों की तरफ लौट चलो का नारा किसने दिया? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1857 में की थी। वह वर्ष 1875 में आर्य समाज का संविधान बना और 1878 में लाहौर में इसकी गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। स्वामी जी शुरू से ही सामाजिक कुरीतियों और बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता और भारतीय संस्कृति संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका अनुसरण करने से ही भारत का पुनरुत्थान और कल्याण संभव है। आर्य समाज आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज आंदोलन से भिन्न था, क्योंकि जहाँ ब्रह्म समाज ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करने का आदेश दिया, वहाँ आर्य समाज ने उनका विरोध किया तथा भारतीयों को पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन, रहनुमाई मजन सीनन क्या है? तो ये पारसी धर्म का पुनर्जीवित करना है। इस संगठन की स्थापना सन 1851 में ईस्वी में पारसी धर्म को पुनर्जीवित करने और उनको समाज में सुधार लाने के लिए की गई थी। सन 1900 में धर्म सुधार के उद्देश्य से पारसियों का एक सम्मेलन हुआ था। पारसी धर्म सुधारकों ने जरथुष्ट्र धर्म को पुनर्जागृत किया और इनमें अनेक सुधार लाए। इस धर्म सुधार में दादा भाई नौरोजी, जेबी बाचा, एच.जी. बंगाली आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो सुबह का तारा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने धार्मिक सुधारों का सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सुधारों से संबंध जोड़ा। उन्होंने सोए हुए बंगाल को फिर से जगाया तथा भारतीय जनता का यूरोप से परिचय कराकर राष्ट्रीय जागरण की नींव डाली। इसी से उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के सुबह का तारा कहा जाता है। इन्होंने ही ब्रह्म समाज के माध्यम से धार्मिक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन से जोड़ा तथा निष्प्राण भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करके भारतवर्ष में राष्ट्रीय जागरण का बीज बोया। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो वहाबी आंदोलन मुस्लिम धर्म से जुड़ा था। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की भांति मुस्लिम धर्म का भी ह्रास हो चुका था। हिंदू समाज के जैसा मुस्लिम समाज में भी धार्मिक अंधविश्वास तथा पाखंड का बोलबाला हो गया था। इसी पाखंड को खत्म करने के लिए वहाबी आंदोलन चलाया गया था। सैयद अहमद और इस्माइल हाजी मौलवी मोहम्मद इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन ने इस्लाम में फैली कुरीतियों तथा इस्लाम की पवित्रता एवं इस्लाम की एकता पर बल दिया तथा कुरान के अनुसार आचरण करने को कहा। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया।
ब्रह्म समाज की तरह इस आंदोलन ने भी पर्दा प्रथा, दास प्रथा, बहु विवाह का विरोध किया, लेकिन रूढ़िवादी होने के कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को कौन सा युग कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी युग कहा जाता है। यह युग 1885 से लेकर 1905 तक था। उदारवादी युग में कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी। उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था। इनका जो विश्वास था वो राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं के प्रति बुद्धिवादी था और उनका हिंसा, ध्वंसात्मक सामाजिक परिवर्तनों में आस्था नहीं था। इस युग का सुधार युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में इन उदारवादियों ने अनेक सामाजिक, संवैधानिक और अन्य सुधार संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी आवाज़ इसी महान संस्था, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस में पाई। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन मदन मोहन मालवीय ने कहा था। सन 1860 से और 1870 के दशक में भारत में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी और कांग्रेस की स्थापना इसी बढ़ती राजनीतिक चेतना की प्रकाष्ठा थी। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीति के सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाने की अपेक्षा बृहद राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने को छटपटाने लगे। उन्हें इस प्रयास में सफलता भी मिली और एक ऐसे राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना, जो भारतीय राजनीति के लिए एक मंच था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बन गया। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु के आरकटा के रहने वाले थे, पर वे फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में यह सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। वर्ष 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह को असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, क्योंकि 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए प्रतीत होते, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साहसिक घृणा को छोड़कर कोई संबंध इस सूत्र इन नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। इसी कारण यह विद्रोह असफल हुआ था। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से किया था। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ सिख में सिख ऐसे होता है,
सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल के सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत के थे। वे विद्रोह के लिए भारतीय सेना को उत्तरदायी मानते थे, इसलिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह है। 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसमें वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।